Hello everyone, so this question is about the membrane fluidity for the phospholipid bilayer. पूछा गया है कौन सी बात यहाँ से सही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन इज दैट इंक्रीजिंग प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स डिक्रीजेस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। अगर हमने फैटी एसिड की चेन को बढ़ा दिया तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। भाई ये बात तो हमको काफी हद तक सही लग रही है। सेकंड में क्या बोला है, इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इंक्रीजेस फ्लूइडिटी। नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, टेम्परेचर बफर का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से फ्लूइडिटी कम होती है, ठीक है। तो क्यू मेरा गलत है, पी मेरा करेक्ट है। पी मेरा करेक्ट है, क्यू गलत है, तो मुझे मेरा आंसर ऑलरेडी मिल चुका है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से। आर एस को पढ़ लेते हैं। आर में बोला गया है इंक्रीज प्रपोर्शन ऑफ सिस इंक्रीजेस दी फ्लूइडिटी। ये बात सही है, ठीक है, बिकॉज सिस रहेगा तो अनसैचुरेशन ज्यादा रहेगा। So the question today is सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स आर। अगर हम बात करते हैं ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, क्योंकि जब भी हमारा एमआरएनए आता है साइटोप्लाज्म में, इस एमआरएनए के ऊपर में आके राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे एंड यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस भी हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये जब प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होता है तो उनमें कुछ सिग्नल्स प्रेजेंट रहते हैं। हो सकता है वहाँ पे KDEL सीक्वेंस है, हो सकता है वहाँ पे KKKKR सीक्वेंस है। इस तरीके से अलग अलग सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहते हैं। इन सीक्वेंस को पहचानना, अगर वो प्रोटीन सिक्रीटरी प्रोटीन है तो उनको ER तक ले जाना होता है, साइटोसोलिक है तो वहीं रखना होता है। तो अगर सिग्नलिंग दिखता है तो सिग्नल को पहचानता है हमारा ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल और फिर वो उसको ER तक लेके जाता है। सो दिस पार्टिकल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड RNA एंड ये काम करते हैं इन दी प्रोटीन सॉर्टिंग ईयर। हेलो एवरीवन, सो सेल ए जो है हमारा बच्चों वो एस फेज के अंदर में है एंड जो हमारा सेल बी है ये हमारे G1 फेज के अंदर में है। अब पूछा गया है कि अगर हमने ए और बी को साथ में रखा तो क्या हो जाएगा। फर्क ये होता है ना कि अलग अलग सेल फेज में अलग अलग साइक्लिन होते हैं, अलग अलग CDK होते हैं, मतलब कि डिफरेंट रेगुलेटरी प्रोटीन्स एंड डिफरेंट कैटालिटिक प्रोटीन्स अलग अलग स्टेजेस में देखे जाते हैं। तो अगर हमने दोनों सेल को फ्यूज कर दिया तो क्या हो चुका है, अभी उस फ्यूज्ड सेल्स, उस हाइब्रिड सेल के पास में अभी वो सारा साइक्लिन CDK है जो एस फेज में काम आता है, क्योंकि G1 फेज तो भाई एस तो पूरा पीछे G1 में जा नहीं सकता है, पर G1 वाला क्या कर सकता है, ये भी हमारे एस फेज में आ सकता है। तो द करेक्ट आंसर ये विल बी ऑप्शन नंबर 2 कि अब क्या हो जाएगा, जो हमारा ये हेटेरोकैरियोन है जो फ्यूजन हुआ है, नाउ द सेल इट विल एंटर दी एस फेज हियर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर। हेलो एवरीवन, सो पूछा गया है कि बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में कुछ चीजें दी है। दे कंटेन एंटीजेंस। हाँ भाई, क्योंकि हमारे जो बॉडी के एंटीबॉडीज है, दे कैन आइडेंटिफाई द लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, पेप्टिडोग्लाइकन, तो हाँ एंटीजेंस तो है बिकॉज बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक करवा सकते हैं। सिंथेसाइज्ड बाय द पाथवे सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ सर्टेन एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास में होते हैं कुछ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो इनिबिट करते हैं एंजाइम ट्रांसपेप्टाइडेज को, जिससे क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती है और सेल वॉल नहीं बन पाते हैं। सो डेफिनेटली एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स जो रहते हैं वो उनके पाथवे को तो इनिबिट करते हैं। दे मे बी रिमूव्ड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द सेल वाइबिलिटी। हाँ बिल्कुल, हम सेल वॉल को रिमूव करके सिर्फ सेल मेम्ब्रेन वाला जो सेल रहेगा उसको भी हम लोग यूज करते हैं फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल पर्पस। सो ऑप्शन नंबर 4 here is the correct answer, that all the statements mentioned here about the cell wall are absolutely true statements. हेलो एवरीवन, सो पूछा गया है सम प्रोकैरियोट्स प्रोड्यूस डिस्क्रीट लेयर्स एक्सटर्नल टू सेल वॉल। ओके, अगर एक बैक्टीरिया है बच्चों, तो बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर बन रही है, उसके बारे में सवाल पूछा गया है। विच वन ऑफ सच लेयर्स कैन बी यूज्ड बाय बैक्टीरिया एज मीन्स टू इन्वेड द होस्ट डिफेंस सिस्टम। तो बच्चों ये जो लेयर रहती है, पहली बात तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर। अगर ये लेयर काफी थिक है तो कैप्सूल बोला जाएगा, काफी थिन है, काफी लूजली अरेंज हो तो स्लाइम लेयर कहलाया जाएगा। पर पूछा गया है इवेड करना है होस्ट सिस्टम को, तो यहाँ पे हमारा ये कैप्सूल काम आता है। कैप्सूल क्या करता है, तो ये पैथोजेनिसिटी को बढ़ाता है। अगर ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करेगा, मैक्रोफेजेस को एंगल्फ करने की कोशिश करेगा, बट अगर बैक्टीरिया ने यहाँ पे कैप्सूल फॉर्म किया है तो मैक्रोफेज उसको डाइजेस्ट डिग्रेड नहीं कर पाएगा। दैट इज हाउ इट कैन इवेड द होस्ट डिफेंस सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर ए हियर इज द करेक्ट आंसर।
Hello everyone. So the question for you all is N-linked glycosylation in proteins of eukaryotes is initiated in where? तो बच्चों अगर हम बात करते हैं इस N-linked glycosylation की, तो इसमें क्या होता है, कुछ शुगर्स ऐड किए जाते हैं ऑन वन स्पेसिफिक अमाइनो एसिड एंड दैट अमाइनो एसिड इज N. N का मतलब होता है बच्चों एस्पारागिन. तो अगर सीक्वेंस है NX, उसके बाद में हो सकता है सीरीन, या सीक्वेंस हो सकता है NX एंड आफ्टर दैट देयर कैन बी थ्रियोनिन. तो अगर हमारे प्रोटीन के चेन में ऐसा कहीं सीक्वेंस देखने को मिलता है बच्चों, तो उस एस्पारागिन के ऊपर में कुछ शुगर्स ऐड किए जाते हैं. ठीक है, तो याद रखना है, ये पूछा गया है कि स्टार्ट कहाँ पे होता है. सो दिस प्रोसेस स्टार्ट्स इन द ल्यूमेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर ये प्रोसेस जाके एंड होती है इन दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.